आमतौर पर जब भी रक्षा या सैन्य तैयारियों की बात होती है ना, तो आम दिमाग में सबसे पहली तस्वीर सरहदों पर तैनात टैंकों या आसमान को चीरते लड़ाकू विमानों की ही आती है। हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है कि जिसकी बंदूक जितनी बड़ी उसकी ताकत उतनी ही ज्यादा है। सही कहा। लेकिन आज के इस गहन विश्लेषण के लिए हमारे सामने जो आर्टिकल्स और रक्षा मंत्रालय के नोट्स है ना, वो एक बिल्कुल ही अलग कहानी बता रहे हैं। मेरा मतलब है हम अब पारंपरिक हथियारों की दुनिया से बहुत आगे निकल चुके हैं। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे भारतीय रणनीतिक रक्षा और सैन्य संचालन 2026 अब सिर्फ गोलियों और बारूद तक सीमित नहीं है। बिल्कुल, अब बात लेजर बीम, क्वांटम नेटवर्क और अदृश्य डेटा के इर्द गिर्द घूम रही है। और ये जो पूरा बदलाव है, मुझे नहीं लगता कि ये रातों रात हुआ है। एकदम सही। अगर हम सैन्य रणनीतियों के विकास को देखें तो भारतीय सेना ने 2026 को ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी घोषित किया है। मतलब नेटवर्किंग और डेटा केंद्रित वर्ष। पर अचानक से ये फैसला क्यों? ये अचानक नहीं है। याद करें 2025 को ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन का नाम दिया गया था। अच्छा, तो 25 में हमने तकनीक को अपनाया और अब 26 में हम उसे जोड़ रहे हैं। हाँ, 2025 में सेना ने नई तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स और नए रडार सिस्टम को अपने ढांचे में शामिल करना सीखा था। तो अब 2026 में चुनौती ये है कि इन सभी अलग-अलग तकनीकों को एक सिंगल सुरक्षित डिजिटल नेटवर्क में कैसे पिरोया जाए। बिल्कुल, इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ नए उपकरण खरीद लेना ही काफी नहीं है। उन उपकरणों का आपस में बात करना ज्यादा जरूरी है ना? जी, मान लीजिए युद्ध के मैदान में एक सैनिक के पास जो ड्रोन है, वो जो तस्वीर देख रहा है, वही तस्वीर उसी सेकंड दिल्ली के कमांड सेंटर में बैठे जनरल्स को भी दिखनी चाहिए। ये तो एकदम सटीक उदाहरण है। जब एक टैंक, एक लड़ाकू विमान और जमीन पर मौजूद सैनिक एक ही नेटवर्क से जुड़े होते हैं, तो फैसले लेने की गति कई गुना बढ़ जाती है। और आधुनिक युद्धों में सही समय पर सही डेटा का मिलना किसी भी हाइपरसोनिक मिसाइल से ज्यादा मारक साबित होता है। अगर आपके पास डेटा पहले पहुंच गया तो आप दुश्मन के वार करने से पहले ही उसकी रणनीति को नाकाम कर सकते हैं। बिल्कुल, पर ये डेटा और नेटवर्किंग की बात तो हमारी अपनी सेना के भीतर की हुई। सही कहा। जब बात अंतर्राष्ट्रीय मंच की आती है तो बिना गठबंधन और तालमेल के कोई भी बड़ी रणनीति सफल नहीं हो सकती। और इसीलिए हमारे आज के नोट्स में सैन्य अभ्यासों की एक बहुत लंबी और दिलचस्प सूची है। मैंने देखा कि इसमें पड़ोसियों के साथ नेपाल के पिथौरागढ़ में सूर्यकिरण अभ्यास का जिक्र है। हाँ, और इसके अलावा मालदीव्स के साथ एकाता और श्रीलंका के साथ बेलेगावी में मित्र शक्ति भी तो हुआ है। नौसेना का स्लिनेक्स अभ्यास भी इसी कड़ी का हिस्सा है। लेकिन इन सब में एक बहुत ही स्पष्ट रुझान दिख रहा है। आप लुक ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ बढ़ते फोकस की बात कर रहे हैं ना? एकदम सही। मलेशिया के साथ हरिमाऊ शक्ति और इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति जैसे बड़े युद्धाभ्यास हो रहे हैं। इंडोनेशिया के साथ आंध्र प्रदेश में समुद्र शक्ति और थाईलैंड के साथ मेघालय के उमरोई में मैत्री अभ्यास भी इसका बड़ा हिस्सा है। पर यह दक्षिण पूर्व एशिया अचानक से इतना महत्वपूर्ण क्यों होता जा रहा है? इसके पीछे बहुत ही गहरी भू राजनीतिक रणनीति काम कर रही है। दक्षिण पूर्व एशिया, विशेष रूप से मलक्का जल डमरू मध्य का इलाका, वैश्विक व्यापार की एक बहुत बड़ी जीवन रेखा है। मतलब दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने तेल और व्यापार के लिए इन्हीं समुद्री रास्तों पर निर्भर है। बिल्कुल, भारत इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड जैसे देशों के साथ लगातार अभ्यास करके ये सुनिश्चित कर रहा है कि ये पूरा क्षेत्र किसी एक महाशक्ति के दबाव में ना आए। ये सिर्फ सेनाओं का मिलना नहीं है, बल्कि एक संदेश है कि भारत इन अहम समुद्री रास्तों को स्वतंत्र रखने के लिए प्रतिबद्ध है। और जब दो सेनाएं एक साथ पसीना बहाते हैं तो उनकी रेडियो फ्रीक्वेंसी और काम करने के तरीके एक दूसरे के अनुकूल हो जाते हैं, जो कि संकट के समय में अमूल्य साबित होता है। और यही अनुकूलन दुनिया के बाकी हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, एक तरफ हमारी सेना राजस्थान के तपते रेगिस्तान में यूके के साथ अजय वॉरियर अभ्यास कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास के लिए अलास्का की जमा देने वाली ठंड को चुना गया है। इसके अलावा वायुसेना फ्रांस के साथ गरुड़ और जापान के साथ जेमेक्स जैसे अभ्यास कर रही है। पर अलास्का जैसे एक्सट्रीम मौसम में अभ्यास करने का रणनीतिक फायदा क्या है? इसका सीधा सा जवाब है कोल्ड स्टार्ट और एक्सट्रीम वेदर सर्वाइवल। भारत की अपनी सीमाएं सियाचिन और पूर्वी लद्दाख जैसी बेहद ठंडी जगहों से लगती हैं। तो जब भारतीय सैनिक अलास्का में अमेरिकी सैनिकों के साथ अभ्यास करते हैं तो वो न सिर्फ रणनीतियां सीखते हैं बल्कि अपने उपकरणों को भी परखते हैं। हाँ, कि शून्य से नीचे के तापमान में आधुनिक हथियार और संचार उपकरण कैसे काम करते हैं। इसके अलावा सिंगापुर के साथ जोधपुर में सिम्बेक्स और बोल्ड कुरुक्षेत्र भी अहम है। यूएई के साथ अबू धाबी में डेजर्ट साइक्लोन और पश्चिमी तट पर यूके के साथ कॉन्कन अभ्यास भी हमारी बढ़ती रणनीतिक पहुंच दिखाते हैं। और अगर हम बड़े बहुपक्षीय अभ्यासों की बात करें तो क्वाड देशों का मालाबार अभ्यास बहुत अहम है। मिस्र और अमेरिका के साथ ब्राइट स्टार, मंगोलिया के साथ खानक्वेस्ट और ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिका का तलिस्मान सैब्रे भी इसी दिशा में बड़े कदम है। इतने सारे देशों के साथ अभ्यास ये स्पष्ट करता है कि भारत अब एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका में आ चुका है। बिल्कुल, भारत अब केवल अपनी सीमाओं की चिंता नहीं कर रहा है बल्कि वैश्विक सुरक्षा ढांचे में एक सक्रिय योगदान दे रहा है। कूटनीति अपनी जगह बहुत जरूरी है, लेकिन अंततः एक सेना की असली ताकत उसकी मारक क्षमता में होती है। और अगर हम डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की हालिया सफलताओं को देखें तो उन्होंने कमाल कर दिया है। हमारे स्रोतों में प्रलय मिसाइल का काफी विस्तार से जिक्र है। ये 150 से 500 किलोमीटर की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। जी, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। लेकिन जो चीज इसमें सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इसकी गति। सही कहा। 1 से 1.6 मैक के बीच सामरिक रूप से सुपरसोनिक गति कितनी खतरनाक हो सकती है? मैक 1 का अर्थ है ध्वनि की गति। जब कोई मिसाइल ध्वनि की गति से भी तेज उड़ती है तो इसका सीधा असर दुश्मन के रडार पर पड़ता है। मतलब दुश्मन के रडार को मिसाइल के लॉन्च का पता लगाने और उसे रोकने में कुछ सेकंड या मिनट लगते हैं। प्रलय अपनी सुपरसोनिक गति के कारण दुश्मन को वो समय देती ही नहीं है। रडार जब तक कुछ समझ पाता है मिसाइल अपने लक्ष्य को नष्ट कर चुकी होती है। इसी गति और सटीकता का एक और उदाहरण नोट्स में मौजूद नई V3 मिसाइल है। हाँ, इसका परीक्षण आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में हुआ है। और इसकी खास बात यह है कि एक UAV मतलब एक ड्रोन से लॉन्च की जाने वाली प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल है। ड्रोन से मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता युद्ध के मैदान का गणित पूरी तरह बदल देती है।
पहले किसी सटीक निशाने के लिए आपको करोड़ों का लड़ाकू विमान और पायलट की जान जोखिम में डालनी पड़ती थी। और अब एक दूर बैठे ऑपरेटर द्वारा कंट्रोल किया जाने वाला ड्रोन चुपचाप दुश्मन के इलाके में घुसकर बेहद सटीक हमला कर सकता है। इसके अलावा आकाश एनजी मिसाइल का भी जिक्र है, जिसकी रेंज करीब 70 किलोमीटर है। और सिर्फ यही नहीं, अग्नि 5 और चांदीपुर में पिनाका लॉन्ग रेंज रॉकेट के टेस्ट भी अहम है। पर एक और चीज जिसने मुझे इन दस्तावेजों में हैरान किया वो थी अग्नि प्राइम मिसाइल की लॉन्च तकनीक। आप रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर की बात कर रहे हैं ना? हाँ, ट्रेन से मिसाइल दागने के पीछे क्या विज्ञान या रणनीति हो सकती है? इसे रणनीतिक गतिशीलता कहते हैं। भारत का रेलवे नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क्स में से एक है। अगर आपकी मिसाइल किसी एक तय सैन्य बेस पर रखी है तो दुश्मन के सैटेलाइट्स उसे आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। बिल्कुल, और युद्ध शुरू होते ही सबसे पहले उसी बेस को निशाना बना सकते हैं। लेकिन ट्रेन के डिब्बे में रखी मिसाइल ट्रैक पर कहीं भी घूम सकती है। वो चलती फिरती छिपने वाली एक ऐसी ताकत बन जाती है जिसे ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। ये दुश्मन के लिए सच में एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। ये छिपने वाली रणनीति तो बेहतरीन है, लेकिन जब दुश्मन का हमला हमारी तरफ आ रहा हो तब उसे रोकने के लिए क्या तैयारी है? यहीं पर जिक्र आता है मिशन सुदर्शन चक्र का, जिसे IADVS यानी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम कहा जा रहा है। इसका नाम जितना पौराणिक है, इसकी तकनीक उतनी ही भविष्य की है। नोट्स के अनुसार इसके 3 अलग-अलग स्तर या लेयर्स हैं। जी, पहली लेयर है QRSAM यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, और दूसरी है VSHORADS यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। क्या आप इन दोनों परतों को थोड़ा सरल भाषा में समझा सकती हैं? आप सुदर्शन चक्र को एक ऐसे अदृश्य गुंबद या छतरी की तरह समझ सकते हैं जो किसी शहर या सैन्य बेस को ढक लेती है। तो पहली परत उन खतरों के लिए है जो मध्यम दूरी पर है। बिल्कुल, जैसे कोई लड़ाकू विमान या क्रूज मिसाइल जो तेजी से आ रही है, इसका रडार तुरंत खतरे को भांपकर मिसाइल दाग देता है। लेकिन मान लीजिए कोई छोटी मिसाइल या ड्रोन उस पहली परत को चकमा देकर और करीब आ जाता है, तब क्या होगा? तब दूसरी परत काम आती है। ये बहुत ही छोटी, कंधे से दागी जा सकने वाली या पोर्टेबल मिसाइलें होती हैं, जो एकदम करीब आ चुके खतरे को हवा में ही खत्म कर देती हैं। ये रक्षा की आखिरी कतार की तरह है। ये तो समझ आ गया, लेकिन इस सुदर्शन चक्र की जो तीसरी परत है उसने तो मुझे सच में चौंका दिया। हाँ, इसमें लेजर आधारित डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का जिक्र है। पढ़कर लगा जैसे मैं कोई साइंस फिक्शन नॉवल पढ़ रहा हूँ। ये बहुत ही लाजवाब तकनीक है। विज्ञान कथाओं से निकलकर लेजर अब असलियत बन चुके हैं। क्या हम सचमुच उस दौर में आ गए हैं जहां युद्ध के मैदान में मिसाइलों की जगह लेजर बीम का इस्तेमाल होगा? काफी हद तक हाँ। देखिए, पारंपरिक मिसाइलों की एक सीमा होती है। एक मिसाइल की कीमत करोड़ों रुपए हो सकती है। और अगर दुश्मन 50,000 रुपए का एक सस्ता ड्रोन आपकी तरफ भेजता है और आप उसे गिराने के लिए 5 करोड़ की मिसाइल ताकते हैं, तो आर्थिक रूप से आप हार रहे हैं। यही लेजर काम आता है। क्योंकि लेजर हथियारों में कोई गोला बारूद खत्म नहीं होता है ना। बिल्कुल, जब तक जनरेटर से बिजली मिल रही है वे लगातार फायर कर सकते हैं। वे सस्ते ड्रोन के झुंड को पलक झपकते ही पिघला सकते हैं। लेकिन बड़े और भारी लक्ष्यों के लिए अभी भी पारंपरिक मिसाइलों की जरूरत है। इसलिए ये तीनों परतों का एक मिश्रित सिस्टम है। एकदम सही। अब आसमान से थोड़ा नीचे उतरकर समुद्र की बात करते हैं। नौसेना और इंडियन कोस्ट गार्ड को भी बड़े अपडेट्स मिल रहे हैं। हाँ, प्रोजेक्ट 17A के तहत एक नया स्टेल्थ फ्रिगेट तारागिरी 2026 में कमीशन होने वाला है। और INS इक्षक जो कि तीसरा सर्वे वेसल लार्ज है, और INS माहे जो एक स्वदेशी एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट है, वो भी तैयार हैं। लेकिन जब हम स्टेल्थ की बात करते हैं तो एक विशालकाय युद्धपूत को स्टेल्थ कैसे बनाया जा सकता है? वो समुद्र में तो सबको दिखेगा ही। आंखों से वो बिल्कुल दिखेगा, लेकिन आधुनिक युद्ध आंखों से नहीं रडार से लड़े जाते हैं। तो स्टेल्थ तकनीक का मतलब पोत को पारदर्शी बनाना नहीं है? नहीं, इसका मतलब उसके बाहरी ढांचे को इस तरह से डिजाइन करना है कि जब दुश्मन के रडार की रेडियो तरंगे उस पर टकराएं तो वे बिखर जाएं। इसके अलावा पोत से निकलने वाली गर्मी और इंजन की आवाज को भी कम किया जाता होगा। बिल्कुल, इससे रडार पर एक विशाल युद्धपोत का आकार एक छोटी मछली पकड़ने वाली नाव जितना ही दिखाई देता है, जिससे दुश्मन पूरी तरह धोखा खा जाता है। ये तकनीक तो समझ आती है, लेकिन एक और तथ्य ने मुझे चकरा दिया। आप किस तथ्य की बात कर रहे हैं? दस्तावेजों में बताया गया है कि एक नया नौसैनिक बेस कमीशन किया गया है जिसका नाम है INS अरावली। हाँ, और इसकी लोकेशन ने काफी लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। वही तो, ये बेस स्थित है गुरुग्राम में, समुद्र तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक लैंडलॉक शहर में नौसेना का बेस। ये पहली बार में सुनने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन आधुनिक रणनीतिक सोच का ये एक बेहतरीन उदाहरण है। इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है? आज की नौसेना का मतलब सिर्फ जहाजों पर बंदूकें लेकर घूमना नहीं है। ये C4ISR का युग है। यानी कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर्स, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस। जी, समुद्र के किनारे बने बेस हमेशा सुनामी, चक्रवात या दुश्मन के सीधे समुद्री हमले के खतरे में रहते हैं। तो गुरुग्राम जैसे सुरक्षित अंतर्देशीय स्थान पर बेस बनाने का मतलब है ऑपरेशंस को बिना भौगोलिक खतरे के कंट्रोल करना। वहां से डेटा प्रोसेसिंग और रणनीतिक फैसले 24 घंटे सुरक्षित रूप से लिए जा सकते हैं। ये नौसेना का दिमाग है जो शरीर से दूर सुरक्षित रखा गया है। चक्रवात डिटवा के दौरान श्रीलंका को मदद के लिए ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया। सर क्रीक में नौसेना के नेतृत्व में तीनों सेनाओं का त्रिशूल अभ्यास और विशाखापट्टनम में त्रिनेत्र स्टैटिक फायरिंग फैसिलिटी का काम भी शानदार है। इसके साथ ही इंडियन कोस्ट गार्ड यानी ICG ने भी बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। हाँ, उन्होंने समुद्र प्रताप नाम का देश का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण जहाज तैयार किया है। एक सैन्य बल प्रदूषण रोकने वाले जहाज पर निवेश क्यों कर रहा है, ये सवाल उठना लाजमी है। मुझे भी यही लगा। रक्षा बल और प्रदूषण नियंत्रण, क्योंकि समुद्री प्रदूषण अब केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, ये एक आर्थिक और सुरक्षा चुनौती है। अगर हमारे तटीय इलाकों में कोई बड़ा तेल रिसा हो जाए तो वो पूरी तटीय अर्थव्यवस्था को ठप कर सकता है। और कोई दुश्मन देश या आतंकी संगठन जानबूझकर व्यापारिक मार्गों पर ऐसा कर सकता है। समुद्र प्रताप हमें ऐसी आपदा से तुरंत निपटने की ताकत देता है। इसी तरह सार्थक जहाज का ईरान के चाबहार पोर्ट तक पहुंचना भी रणनीतिक है। चाबहार भारत के लिए पाकिस्तान को बाईपास करके मध्य एशिया तक पहुंचने का एक सीधा और सुरक्षित रास्ता है। वहां हमारी सैन्य उपस्थिति हमारे व्यापारिक हितों की रक्षा करती है। इसके अलावा महाराष्ट्र और गोवा में सागर कवच अभ्यास भी हुआ। और गोवा शिपयार्ड द्वारा निर्मित अदम्य क्लास की नई सीरीज जिसमें अजीत, अपारजीत, अमूल्य और अक्षर शामिल हैं, वो भी कोस्ट गार्ड की ताकत बढ़ाएंगे। ये सभी चीजें इस बात को पुख्ता करती हैं कि रक्षा अब केवल सीमाओं तक सीमित नहीं है,
ये तकनीक से गहराई से जुड़ी है। इसी तकनीकी नवाचार में हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र का नाम आता है, जो एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। अस्त्र जैसी मिसाइल का मतलब है कि अब आमने सामने के हवाई युद्ध बीते जमाने की बात हो गए हैं। बिल्कुल, अब जो रडार पे दुश्मन को पहले देख लेगा और पहले मिसाइल दाग देगा, वही जीतेगा। DRDL द्वारा स्कैम जेट कंबस्टर का ग्राउंड टेस्ट भी भविष्य की ओर इशारा करता है। और एक बहुत ही दिलचस्प उपकरण का भी जिक्र है, स्वदेश। ये खारे पानी को पीने लायक बनाने वाला एक पोर्टेबल सिस्टम है। ये सैनिकों के लिए बहुत बड़ा वरदान है। अंडमान जैसे दूरदराज के द्वीपों या खारे पानी वाले कच्छ के रण में तैनात सैनिकों के लिए साफ पानी पहुंचाना मुश्किल होता है। ये छोटा सा हाथ से चलने वाला उपकरण उनकी निर्भरता खत्म कर देता है। नवाचार के साथ साथ कुछ बड़े समझौते भी हुए हैं। हाँ, HAL के साथ 97 LCA Mk1A विमानों का समझौता और BDL के साथ इनवार एंटी टैंक मिसाइल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। उच्च सटीक सिस्टम के लिए सिग्मा और CMMR का सहयोग भी इसी कड़ी में आता है। नई नियुक्तियों में लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स को DG NCC बनाया गया है और एडमिरल संजय वात्स्यान 47वें वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने हैं। विश्वजीत सहाय ने CGDA का पदभार संभाला है। और अगर अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में BRO का प्रोजेक्ट संपर्क चतुरगाला पास में चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आंध्र प्रदेश के निमलूरू में नाइट विजन फैक्ट्री का उद्घाटन भी स्वदेशीकरण की तरफ एक बड़ा कदम है। पर इन सब में जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया, वो है हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान द्वारा जारी किया गया मिलिट्री क्वांटम मिशन। उनकी पुस्तक रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट में भी भविष्य की इन्हीं चुनौतियों का जिक्र है। सेना को क्वांटम कंप्यूटिंग की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? मुझे लगता है ये भविष्य के युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण चाबी है। आज हम जो भी सुरक्षित संचार करते हैं वो पारंपरिक एन्क्रिप्शन पर आधारित है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे आज के सबसे मजबूत एन्क्रिप्शन को कुछ ही सेकंड में तोड़ सकते हैं। अगर दुश्मन के पास क्वांटम कंप्यूटर है तो हमारी सेना की हर गुप्त बात उन्हें पता चल जाएगी। इसलिए मिलिट्री क्वांटम मिशन के तहत ऐसी क्वांटम संचार प्रणाली विकसित की जा रही है जिसे हैक करना भौतिक विज्ञान के नियमों के अनुसार लगभग असंभव होगा। तकनीक के साथ साथ सैनिकों के स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता दी जा रही है। दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में आंखों के लिए 3D फ्लेक्स एक्वस एंजियोग्राफी की गई। और ग्लूकोमा की सफल सर्जरी इसका प्रमाण है कि एक फिट सैनिक ही एक मजबूत सेना की नींव होता है। अब अगर हम इस पूरी गहन चर्चा को समेटें तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि 2026 तक भारतीय सेना केवल हथियारों का जखीरा नहीं बढ़ा रही है। बिल्कुल, सुदर्शन चक्र से लेकर गुरुग्राम के नौसैनिक बेस और क्वांटम मिशन तक हर एक कदम डेटा, नेटवर्किंग और ऑटोमेशन की ओर है। हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां पारंपरिक हथियारों को एक बेहद उन्नत और सुरक्षित डिजिटल दिमाग मिल रहा है। और जो इस डिजिटल दिमाग को सबसे बेहतर तरीके से कंट्रोल करेगा वही भविष्य के युद्ध जीतेगा। सही कहा, तकनीक ही अब सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन इसी बिंदु पर आकर एक बहुत ही परेशान करने वाला लेकिन जरूरी सवाल उठता है। कैसा सवाल? आज हमने हाइपरसोनिक मिसाइलों की गति और लेजर हथियारों के प्रकाश की गति के बारे में बात की। जी बिल्कुल किए। जब युद्ध इतनी तेज गति से लड़े जाएंगे कि इंसान के दिमाग को सोचने का और प्रतिक्रिया देने का समय नहीं मिलेगा, तब फैसले कौन लेगा? यही सवाल है। क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां मिसाइल दागने या गोली चलाने का अंतिम निर्णय कोई इंसान या जनरल नहीं बल्कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम लेगा? ये एक बहुत ही डरावना लेकिन यथार्थवादी विचार है। यदि भविष्य की युद्धों का मुख्य हथियार डेटा, लेजर और क्वांटम नेटवर्क बनने वाले हैं तो हमारी भौतिक सीमाओं से ज्यादा अब हमारी डिजिटल सीमाओं की सुरक्षा महत्वपूर्ण हो गई है। बिल्कुल। क्या हम ऐसे युग में हैं जहां सबसे बड़ा युद्ध बिना एक भी गोली चले लड़ा जाएगा और इंसानी फैसले की जगह मशीनें ले लेंगी? ये एक ऐसा विचार है जो जितना तकनीकी है उतना ही नैतिक भी। इस गहरे और चुनौतीपूर्ण सवाल के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। इस पूरी जानकारी को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत